हर सुहागिन महिला की एक ख्वाहिश होती है कि सजना है मुझे सजना के लिए। चांद का दीदार करने की ललक में हर सुहागिन महिला के मन में हिलोरे मारती है। रविवार को करवा चौथ का त्यौहार है। भारतीय संस्कृति के अनुसार करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पत्नियों द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर धौलपुर जिले भर के बाजारों में सौंदर्य सामग्री एवं पूजन सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। सुहागिन महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन के साथ हाथों में मेहंदी, ब्यूटी पार्लर पर जाकर सज धर रही हैं। जिले के अधिकांश स्थानों पर महिलाएं श्रृंगार वस्त्र सहित करवा चौथ में उपयोग लिए जाने वाले 16 श्रृंगार सामग्री की खरीदारी में जुटी हुई हैं। महिलाएं मीठे करवे, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, चूड़ी, साड़ी, ज्वेलरी सहित अन्य सामान खरीदने में व्यस्त रहीं। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्षमी की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। ग्रामीण परिवेश से लेकर सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ रखकर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां दिन भर निराहार रहती हैं और भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक, गणेश और चंद्रमा का पूजन करने के बाद रात को सबसे पहले जल से व्रत को खोलती हैं। धौलपुर जिले के एडीजे कोर्ट ने राजाखेड़ा थाना इलाके में करीब 3 वर्ष पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसे में 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अपर एवं सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के देवदास का पुरा की रहने वाली पीड़िता मंजू देवी निषाद पत्नी गंगाराम ने 28 अक्टूबर 2021 को पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि 27 अक्टूबर 2021 की शाम करीब 4 बजे उसके पति गंगाराम स्कूल से बच्चों को लेकर घर आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे आरोपी रामोतार, रमाशंकर, गोवर्धन, रमाकांत, राजाराम, त्रिवेणी और प्रियंका ने उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान मंजू, नारायणी और रेखा ने उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान गंगाराम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी 28 अक्टूबर 2021 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामला करीब 3 साल से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी राजाराम पुत्र मिहिलाल, त्रिवेणी पत्नी राजाराम, प्रियंका पत्नी उमाशंकर, गोवर्धन पुत्र राजाराम, रमाशंकर पुत्र राजाराम, रामोतार पुत्र राजाराम, रमाकांत पुत्र राजाराम को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दिनांक 28/10/21 को एक तहरीर रिपोर्ट थाना राजाखेड़ा में मंजू देवी पत्नी गंगाराम, जाति निषाद, गांव देवदास का पुराने प्रस्तुत की और उसने बताया कि दिनांक 27/10/21 को शाम को करीब 3-4 बजे मेरे पति गंगाराम अपने बच्चों को स्कूल से लेकर अपने घर आ रहे थे। तभी पहले से तैयार बैठे मुलजिम रामोतार, रमाशंकर, गोवर्धन, रमाकांत, राजाराम, त्रिवेणी, प्रियंका, इन सभी ने उसके साथ मारपीट की और जब ये मंजू, नारायणी, रेखा, सीनू बचाने गई तो इनके भी साथ में मारपीटों चोट आई, जिससे गंगाराम उस घटना में घायल हुआ था, जिसकी दिनांक 28/10/21 को एसएमएस जयपुर में मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा धारा 302 में मुलजिम राजाराम पुत्र मिहिलाल, त्रिवेणी पत्नी राजाराम, प्रियंका पत्नी उमाशंकर, गोवर्धन पुत्र राजाराम, रामशंकर पुत्र राजाराम, रामोतार पुत्र राजाराम, रमाकांत पुत्र राजाराम को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धौलपुर पुलिस लाइन में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पुलिस और आरएसी के जवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए एसपी सुमित मेहड़ा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों, जवानों और कार्मिकों में ड्यूटी के दौरान मानसिक तनाव को कम करने और खेलों के प्रति रुझान और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ उनका उत्साहवर्धन के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी और दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता में एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, सभी सर्किलों की टीमें और आरएसी की टीमें भाग ले रही हैं। धौलपुर पुलिस का सभी गेमों का एक कंपटीशन रखा गया है, जहाँ पे सर्किल वाइज एसपी ऑफिस व आरएसी की टीमें हैं और इसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो वॉलीबॉल, रस्साकशी जैसे गेम रखे गए हैं, जिससे टीम स्पिरिट बढ़े, लोग खुल के और आनंद ले सकें। और इसी के बाद हमने एक डिनर का भी प्लान रखा है, ताकि सभी लोग एक साथ जुल के टीम वर्क में अच्छा काम कर सकें और काफ़ी आनंद लेके बहुत अच्छा उत्साहवर्धन में टीम वर्क और एन्जॉयमेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। और ऐसे हम लगातार टीम की स्पिरिट बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरीके के करते हैं। धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित सूचना केंद्र के सभागार में 2 पत्रकारों के हाल ही में दिवंगत हुए परिजनों की श्रद्धांजलि दी गई। के फर्स्ट इंडिया न्यूज के जिला संवाददाता विनोद तिवारी के दादा और बाड़ी के पत्रकार प्रमोद शर्मा के छोटे भाई अनिल शर्मा के पिछले दिनों हुए असामयिक निधन को लेकर पत्रकारों द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र बिदौलिया ने कहा कि हम सभी पत्रकारों को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल फर्जी पत्रकार बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से पत्रकारों को भी गलत नज़र से देखा जा रहा है। वो वास्तविक पत्रकार हैं जिनको संगठित रहना है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश रस्तोगी, गजेंद्र कांदिल, मुन्ना फारूकी, वीरेंद्र गोस्वामी, यूसुफ खान, अली दिवाकर आदि पत्रकार उपस्थित रहे। इसके बाद सभी पत्रकार एकत्रित होकर विनोद तिवारी के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। सट्टा उपकरण और सट्टा राशि की बरामद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10,850 रुपये की सट्टा राशि बरामद की है। मामले को लेकर मनिया थाना पुलिस ने आज शनिवार दोपहर करीब 2 बजे बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा व सीओ मनिया राजेश कुमार के निकटतम सुपरविजन में अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम को शुक्रवार सायंकालीन गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव मांगरौल में एक व्यक्ति लाइट की रोशनी में सट्टे की खाईवाली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने आरोपी जगदेव पुत्र जीवाराम निवासी मांगरौल थाना मनिया को सट्टे की खाईवाली करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा उपकरण और 10,850 रुपये की सट्टा राशि बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। नष्ट कराया 250 किलो दूषित मावा और 40 किलो मिल्क पाउडर। दीपावली पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे खाद्य सामग्री विक्रेता मिलावटी सामग्री नहीं बेच सकें। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा द्वारा गठित टीम ने राजाखेड़ा विधानसभा के मनिया के बगचोली स्थित रामस्वरूप बघेल मावा निर्माता के यहाँ 250 किलोग्राम दूषित मावा तथा अवधि पार 40 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर मौके पर नष्ट करवाया है तथा 4 नमूने मावा तथा 1 नमूना घी का लिया है। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कन्या महाविद्यालय में अहिल्याबाई होलकर के कृतित्व और व्यक्तित्व पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि आदर्श नारी के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठापित अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। सेवा, त्याग, महिला शिक्षा, सामाजिक सुधारक आदि क्षेत्रों में अहिल्याबाई होलकर का अतुलनीय योगदान रहा है। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर दिव्यांशी BA फर्स्ट ईयर, द्वितीय स्थान पर गिरिजा शर्मा BA सेकेंड ईयर, तृतीय स्थान पर वंशिका BA फर्स्ट ईयर रहीं। कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र परमार, अनिल कुमार, मिथिलेश, डॉक्टर प्रतिभा, शिवलाल और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा और बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत तिवारी शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार को जमकर घेरा है। विधायक बोहरा बोले, मुख्यमंत्री बताएं क्या धौलपुर इंसान नहीं जानवर रहते हैं? मुख्यमंत्री धौलपुर वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? 11 महीने में से 4 महीने मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं। पर्ची सरकार को मुख्यमंत्री या CSS चला रहे हैं, यह अधिकारियों को मालूम नहीं है। सरकार ने 11 महीनों में सिर्फ ट्रांसफ़र किए हैं, उन्हें जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। उपचुनाव में सरकार के हैसियत से वोट मांगने लोगों के बीच जाएगी। डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा जब केंद्र सरकार से पैसा नहीं मांग पा रही है। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और किसानों को फसल खराब का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश की जनता त्रस्त हो रही है। नमस्कार बंधुओं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये जो बीजेपी सरकार जो पर्ची द्वारा चली उसकी जो निष्क्रियता है वो पब्लिक को बताना, पब्लिक की जो फीलिंग है वो आपके थ्रू हम सभी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आप सबको पता है ये कि मौसमी बीमारियां इस वक्त चालू हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, अस्पताल भरे हुए हैं, अस्पताल में बेड्स नहीं। पहली बार हो रहा है कि अस्पताल में बेड्स नहीं है। बेड्स नहीं होने से लोग बाग एक एक बिस्तर पे 4-4, 5-5 आदमी हैं। CHCO पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। दवाइयाँ अवेलेबल हैं तो वो शॉर्ट एक्सपायरी की दवाइयाँ अवेलेबल। आपको पता है पिछली दिशा मीटिंग में हमने रेस करा था कि धौलपुर का जो पुराना जिला अस्पताल है वहाँ डे सेंटर चालू हो। दिशा मीटिंग के 17वें दिन या 18वें दिन वो ऑर्डर निकला। मतलब एक ऑर्डर जो 2 दिन में निकल सकता था वो 18वें दिन निकला। और आज आपको पता है शाम के टाइम यदि किसी को जाना हो जिला अस्पताल वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इमरजेंसी का कोई केस हो तो जगदीश चौराहे पे इतना जाम लगा रहता है कि आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पुलिस से मैं कहता हूं वहां माकूल व्यवस्था करें, जिससे कोई इमरजेंसी हो तो वो जिला अस्पताल, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डे सेंटर चल रहा है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को DAP नहीं है। DAP पुलिस की नजर में बट रहा है। DAP की मैंने सेक्रेटरी लेवल पर बात कर ली, बोले हम करते हैं। जितनी रह के उतर रही हैं वो या तो भरतपुर उतर रही हैं या हिंडौन उतर रही हैं। धौलपुर में जहां रेक लग सकती है वहां आज तक एक रेक नहीं आई है। धौलपुर की जो डिमांड है उसके मुकाबले अभी तक हमें DAP सिर्फ 5% मिला है। किसान कहाँ जाएगा? किसान किसके भरोसे जाएगा? काला बाजारी हो रही है, सबको पता है काला बाजारी हो रही है। जो 1350 रुपए का DAP आ रहा है वो 1800 रुपए में मिल रहा है। सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही है। जब तक आप अवेलेबल नहीं करोगे, DAP अवेलेबल नहीं करोगे तो किसान कितनी बार अपना खेत जोतेगा? सरकार तो सीधे कहती है कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया मिला के DAP का इस्तेमाल कर लो। उसके लिए किसान को 3 बार खेत जोतना पड़ता है। खेत जोता है तो उसकी लागत बढ़ती है, लागत बढ़ती है तो उसका बेचारे का जो मुनाफा है वो अपने आप कम हो जाता है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे को DAP देना पड़ेगा। भाई आप ये पहले से फोरकास्ट क्यों नहीं कर सकते थे? हमारे टाइम तो कभी नहीं हुआ 5 सालों में कि DAP की शॉर्टेज हुई। पहले से आप फोरकास्ट करते। आपने फोरकास्ट, क्योंकि सरकार लगी हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग करने में, हर 3 महीने में एक अधिकारी बदल जाता है, तो DAP का आपको पता ही नहीं है कि कितनी फोरकास्ट होनी चाहिए। सेंटर से कौन बात करेगा? क्योंकि बात करने वाला ही कोई नहीं, सेंटर से कोई बात करने वाला ही नहीं है कि भाई बात करे और वो माल आ जाए। वो कहते हैं आप सेंटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार क्या सो रही है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार सो रही है क्या? मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं कहाँ? विदेशों में। वो गए थे डाइकिन में। एक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, पिछली बार जापान गए थे, डाइकिन इंडस्ट्री में गए। डाइकिन का एक ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ था, उनसे ये बात करने गए कि साहब कुछ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कर दो। तो डाइकिन वालों ने 2 दिन बाद इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आई कि 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान में करने वाले थे, उनकी विजिट के बाद वो आंध्र प्रदेश चला। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का राइजिंग राजस्थान चल रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, राइजिंग राजस्थान चल रहा है। धौलपुर में हुई, धौलपुर में 500-600 करोड़ के MOU साइन हो गए। MOU तो साइन करना बहुत आसान है, बट MOU को धरातल पे लाना इतना मुश्किल है, वो आप सबको भी पता है। नहीं तो पहले ही हो जाता है। तो जो आदमी आएगा जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, यदि उसको लग रहा है कि मेरे को यहाँ 2 पैसे मिलेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा,
नहीं तो आप जितना घूम लीजिए, घूमना है। मुख्यमंत्री जी को विदेश भ्रमण की इच्छा थी, पूरी सरकार विदेश भ्रमण में चल रही है। अब देखते हैं कितने एमओयू आएंगे। सिर्फ सोलर के अलावा आप देखना इन्वेस्टमेंट कितना सा आएगा, वो आप सबको मैं बता दूंगा 1 साल बाद कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। सोलर के अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सोलर की जमीन ही हमारे पास है और कहीं है नहीं, इसीलिए सोलर का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। वो ये नहीं करते तो भी आ रहा था, और करते हैं तो भी आ रहा था। वो तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि जमीन ही यहाँ अवेलेबल है और कहीं जमीन ही अवेलेबल नहीं। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले दिनों हमने कानून व्यवस्था की धौलपुर में हालत देखी, कितनी चोरियां हुई। चोरियां पुलिस महकमा कहता है खोल दी गई। भाई आपने खोल दी तो उसमें से माल क्या बरामद हुआ, वो आज तक पब्लिक को नहीं पता पड़ा। जिनकी चोरियां हुई उनको माल अभी तक नहीं मिला। तो ये चोरियां खुली भी हैं या नहीं खुली हैं, ये किसी को पता नहीं। और आप सबको पता है कि चोरियां कितने तादाद में हुई थी। रोक बाग रात रात भर जगे हुए थे, बट बरामदगी का अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ना पुलिस कप्तान द्वारा आया, ना कहीं से आया। हमें पता तो पड़े कि सामान कितना बरामद हुआ, कि सिर्फ चोरी पकड़े गए और सामान बरामद नहीं हुआ है। बरामदगी के ऊपर भी तो कुछ चीज आए। तो ये जो है धौलपुर आपने देख लिया, धौलपुर क्या है, धौलपुर नर्क बना हुआ है। आज तक आपकी सुपर सकर मशीन, आज दिन तक आपकी सुपर सकर मशीन चालू नहीं हुई। आपकी सीवर लाइनें सब बस्ट है, कहीं कहीं तो टूट गई हैं, कहीं बिल्कुल भरी पड़ी हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही। लोगों ने पानी की वजह से सीवर लाइनें खोल दी थी तो सीवर लाइनें बस्ट हो गई। तो ये सरकार, अभी तक पानी नहीं निकला। कई कॉलोनीज में आप जाओ, 2-2 महीने होने आ रहे हैं बारिश को, फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा है। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। सरकार कहती है पैसा नहीं है। यहाँ यूडी टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ था, राजाखेड़ा में नहीं हुआ था, किसी भी नगर पालिका में यूडी टैक्स नहीं हुआ, तो इनकी सबके पैसे रुके हुए हैं। हम लोग जाके विनती करके आए तो अभी कुछ नहीं हुआ। वापस जा रहे हैं जयपुर, विनती करेंगे। भाई जो सरकार डबल इंजन की सरकार है ना, तो ये सेंटर से मांग सकते हैं, यूडी टैक्स नहीं दिया, दे दो, अब कलेक्ट कर देंगे। तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार से फिर फायदा क्या है? ना पैसा आ सकता है, ना शासन चल सकता है, फिर डबल इंजन से हमारे को फायदा क्या है? तो मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना इतना है कि ये सरकार 10 महीने 11 महीने हो गए, इनका हनीमून पीरियड ओवर हो गया। सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ कर नहीं पा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी आज ट्रांसफर होता है, कल वापस कैंसिल हो जाता है। सर कोई परमानेंट स्टाफ ही नहीं बचा है। तो यहाँ कलेक्टर एसपी क्या करेंगे? कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरे जिले में नहीं हो रहा है। और फिर पैसा है ही नहीं। मैं आपको पहले भी विधानसभा में मैंने कहा कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। भाई इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, आज ये अक्टूबर नवंबर खत्म हो रहा है, इनका बजट आया, इनके बजट में से कितने परसेंटेज काम क्रियान्वित हो गए? मुश्किल से 10% काम भी चालू नहीं हुए, क्योंकि पिछली सरकार के काम ही अभी पूरे नहीं हुए, तो नए सरकार के काम कहां से चालू हो जाएंगे? जो ये बात कर रहे थे हमने नौकरी दे दी, भाई आप ये नौकरी जो दी आपने, पिछली सरकार के एडवर्टीजमेंट, पिछली सरकार की जो सब रिजल्ट आने थे वही तो नौकरियां दी। आप ये बताइए ना, आपने और कौन सी नौकरियां दे दी? नई नौकरियों के एडवर्टीजमेंट अभी तो आपने सिर्फ कैलेंडर निकाला है। कैलेंडर निकालने के बाद आप एग्जाम करोगे, एग्जाम करने के बाद इंटरव्यू करोगे, और नौकरियां क्या निकल रही हैं? 60,000 क्लास 4 की नौकरियां आप निकाल। क्लास 4 की नौकरियां निकालने से क्या होगा? आदमी क्या करेगा? क्लास 4 बन जाएगा क्या? एलडीसी, यूडीसी, जो आपकी जरूरत है, जो खाली पद पड़े हुए हैं, पीडीओस के खाली पद पड़े हुए हैं, उन सब की, आरएएस अफसर के खाली पद पड़े हुए हैं। अब तो इनके आईएएस अफसरों के खाली पद पड़े हुए हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, आईएएस अफसरों के खाली पद पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है ना। सरकार नाम की चीज ही नहीं है। यही नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या सीएस चला रहे हैं, यही नहीं पता है। जयपुर में आप अफसरों से बात करो कि कौन सरकार चला रहा है, तो उनको भी नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है। तो मेरा आप लोगों से माध्यम है से कहना है कि ये सरकार 11वां महीना चल रहा है सरकार का, सरकार ने कुछ भी नहीं करा अभी तक। के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आदमियों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा, और इस निकम्मी सरकार को हटाना पड़ेगा। राजस्थान में बाई इलेक्शन होने जा रही है, कांग्रेस के साथ तो जो 7 बाई इलेक्शन हमारे होने वाले हैं,
उसमें कुछ सीटें हमें इंडिया गठबंधन के लिए भी छोड़नी पड़ेंगी, आप सबको पता है। जो सीटें हमारे उसमें आएंगी, आप सबको पता है कि ये अपने कामों के बलबूते पे तो जा नहीं सकते। ये सिर्फ काम के बलबूते पे जाएंगे तो ये धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि काम कुछ हुए ही नहीं। तो जब 11 महीने में कोई काम नहीं हुए, काम के बलबूते पे आप वोट नहीं मांगे, तो आप किस बलबूते पे वोट मांगो? आपने कुछ कराया उसी बलबूते पे तो वोट मांगते हो आप। जब आपने कोई काम ही नहीं करा तो आप वोट मांगने लायक ही नहीं बचोगे। आपको पता पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की जो 6 सीट थी ये बीजेपी की थी, लेकिन अब 7 सीटें हम जीतेंगे। तो ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पावर में कुछ भी कह सकते हैं। वो तो आदमी का मैंडेट दिखाएगा 13 तारीख को कि आदमी क्या करेगा, आदमी कितना त्रस्त है। आपको पता है मुख्यमंत्री जी कितने दिन जयपुर रहे हैं? 11 महीने में से 4 महीने में तो मुख्यमंत्री जी करीब करीब जयपुर से बाहर रहे। तो आप सोच सकते हो कितना काम हो रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग प्रभारी बनाए गए हैं। जा रहे हैं, कल से वहां मीटिंगें शुरू हो रही हैं। कल हम लोग वहां जा रहे हैं, कल से मीटिंग शुरू होगी और मेरे को उम्मीद है कि रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू जो हमारी सीटें हैं, झुंझुनू एक सीट और है, 5 सीटें हम जीत के आएंगे। जो हमारे पास हैं वो 5 सीटें हम जीत के आएंगे। लगातार ऐसा ही परीक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं जो आवाज उठाते रहते हैं कोई लाल गया उनके द्वारा भी, लेकिन अभी तक परीक्षा निरस्त नहीं की गई। बेरोजगार परेशान है। भाई परीक्षा तो मेरे हिसाब से निरस्त होंगी 1-1.5 साल बाद, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है। तो अभी कोई डिसीजन मेकिंग कर देता है। आपको पता है शिक्षा मंत्री ने 9 घोषणाएं करी, 9 बार यू टर्न हो गई। तो ये सरकार तो यू टर्न की सरकार है। कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर दे उसके बाद यू टर्न कर जाती है। इनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है, कैंसिल करनी है तो कैंसिल करिए, कैंसिल नहीं करनी है तो उन बेचारों बताइए, बच्चों को बताइए जो करना है। जो भी एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन तो आइए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो भी एक डिसीजन लेना है डिसीजन तो लीजिए। तो डिसीजन ही नहीं ले पाती है सरकार। आपस के इन्हीं के मंत्री छोड़ के बैठे हुए, कोई मंत्री परिषद छोड़ देता है, कोई कहीं बैठ जाता है, इनको पता ही नहीं। एक मंत्री ये बयान दे देता है, दूसरा मंत्री वो बयान दे देता है। तो इनके जो आपस के विरोधाभास हैं, मंत्रियों के विरोधाभास हैं, इनको यही ले डूबे, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है मंत्रियों पे। आप देखो ना, कोई कंट्रोल है मंत्रियों पे? कोई कंट्रोल ही नहीं। अपने आप शिक्षा मंत्री ने अभी गलत स्टेटमेंट दिया है महिला शिक्षा। शिक्षा मंत्री तो कोई कुछ भी बोल सकते, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। आपको सबको पता है कि शिक्षा मंत्री कैसे, शिक्षा का राजस्थान में भट्टा बैठ जाएगा 4 साल। हम वैसे ही नीचे आ गए हैं पायदान पे। हमारा पायदान ऑल ओवर इंडिया के इसमें कम होता जा रहा है और कम होता जाएगा। बच्चों को दूध नहीं मिलता। बच्चों को, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग का जितना बुरा हाल होगा उतना बुरा हाल किसी डिपार्टमेंट का नहीं होगा। तो ये आप दूध क्यों नहीं दे रहे हो? दूध तो आप ही की डेयरियां दे रही हैं, और तो कोई दे नहीं रहा। आप ही की डेयरियां दे रही हैं दूध। आप ही की सरस डेयरी दूध दे रही है पूरे ऑल ओवर राजस्थान। दूध का पाउडर वही दे रही है, तो क्यों नहीं दे सकते हो आप? वो तो टाइमली दे सकते हो। इलेक्शन से पहले 5 रुपए की जो सब्सिडी थी दूध की, इलेक्शन से 3, इनको पता था अनाउंस हो रहे वाले हैं, 3 दिन पहले वो सब्सिडी डाली है दूध की। इतने 9 महीने से आप सो रहे थे क्या? 9 महीने से आपको याद नहीं है? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए वो 5 रुपए की सब्सिडी आप 5 दिन पहले। तो आप क्या हितैषी हैं? ना तो आप किसानों के हितैषी हैं, ना किसी के भी हितैषी हैं। सामाजिक पेंशन लोगों तक नहीं पहुंची, दिवाली कैसे होगी? ये तो अब आप सोच सकते हो। मैं तो शुरू से ही कहता हूं ना, इनका जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है, यू कैन नॉट इमेजिन। ऐसा है नहीं। काम अनाउंस पे अनाउंस करे जा रहे हो, बजट कह रहे हो बहुत शानदार बजट है। अरे बजट क्या है? बजट का आपको पता है? जितना बजट बनाया है, आपको एक बड़ा पहलू देता हूं जबरदस्त। हमारे को 93,000 करोड़ रुपया वापस करना था लास्ट बजट का।
और जब हमारा ये वाला बजट आया, जब इसमें रिवैल्यूएशन करके जब वो देते हैं, तो हमने 1,73,000 करोड़ का रीपेमेंट करा। क्या हमको ये नहीं पता है कि हमारी कार की ईएमआई कितनी होती है? कि हमारे को 10,000 रुपये महीना देना पड़ता है, तो सरकार में के अफसरों को ये नहीं पता कि कितना पैसा देना है? 73,000 करोड़ की 93,000 करोड़ की जगह हम 1,73,000 करोड़ रुपए वापस दे रहे हैं, हमारे को ये भी नहीं पता है। और वो बजट में रिवैल्यूएशन करके डाल रहे हैं, आरई में डाल रहे हैं वापस। ये आप समझ लो कि किस तरह से बजट बन रहा है और किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर चला रहे हैं सरकार। ये भी आपको बताता हूं, जीएसटी की सबसे बड़ी ग्रोथ में राजस्थान नहीं है। जीएसटी की जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 15% एंड अबव, नहीं है। इनने जो एनविसेज करी है कि हमारी जो बजटेड ग्रोथ होगी वो 20% होगी, वो आज की डेट में वो 11% है। तो 9% वो सब लॉस में ही बुक होगा ना। आपको एक्साइज का पैसा पूरा नहीं मिलेगा, एक्साइज में भी आपका कम पैसा कलेक्ट हुआ है, आपका जीएसटी में भी पैसा कम कलेक्ट हुआ है, आपका पिछली बार रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 90% आपके बजट पूरे हुए हैं, कई जगह तो 70% बजट भी पूरे नहीं हुए। तो ये सब होने से क्या होगा? सरकार की माली हालत और खराब होती है, सरकार की माली हालत और खराब होती है। जब माली हालत खराब हो जाएगी, अभी आर्टिकल भी था, कल परसों ही आर्टिकल था, राजस्थान ये 10-11 महीनों में जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान हो सकता है डेट के मामले में राजस्थान वन ऑफ द लास्ट स्टेट्स हो जाए इंडिया में। इतना डेट हो गया राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ये जो राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, एमओयूज हो जाएंगे। पिछली भी सरकारों ने एमओयूज खूब करे, एमओयूज से कुछ नहीं होगा। आप चले जाइए, विदेश चले जाइए, घूम आइए, फिर आइए, आप अपनी बात कर लीजिए, उससे नहीं। आदमी तो वही आएगा जिसको यहाँ लगेगा कि मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ, वही आदमी आएगा, अदरवाइज कोई नहीं। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट आया था, जहां एक्साइज का, आप लोगों ने, सबको पता है, एक्साइज का बेनिफिट मिला था, सब लोग उत्तराखंड में आ गए थे। हमने भी उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाई थी। जिस दिन एक्साइज का खत्म हुआ, सबने अपनी इंडस्ट्री बंद करके वापस चले। यही होने वाला है, जहां पर आप पैकेजेस दे दोगे वहां वो सरकार वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जहां पैकेजेस नहीं मिलेंगे वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जिस दिन पैकेज खत्म हो जाएगा उस दिन ताला चाबी बंद होके वो इंडस्ट्री वहीं बंद। धौलपुर के अंतर्गत ऐसी गति हो रही है जो कि जीवन में कभी नहीं हुई। गली गली चौड़ाए चौड़ाए पर दुर्गंध, सड़कों में खड्डे, बिजली का अभाव, जहाँ तक है कि पढ़ने वाले बच्चों का जल भराव की जो समस्या थी, वहाँ से अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रशासन ने इसका आज तक कोई निराकरण नहीं किया है। कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं किया कि हाँ उसका हल हो गया हो। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। समस्याएं संपूर्ण जिले के अंतर्गत इतनी हैं कि जितनी भी समस्या वाले लोग परिवाद देने के लिए आते हैं, ये बात सही है, कलेक्टर साहब उन परिवादों को लेते हैं, संबंधित डिपार्टमेंटों को उनको मार्क कर देते हैं, लेकिन समस्याओं का हल कहीं नहीं होता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार निश्चित रूप से 10-11 माह पुरानी हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल फेलियर है। पता नहीं कलेक्टर साहब पहली बार लगे हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं प्रशासन, उनके जो अधिकारी हैं वो उनकी नहीं मानते अथवा वो काम करना नहीं चाहते। धौलपुर जिले की हालत कैसी है? धौलपुर जिले के अंदर किसानों को समय पे ना तो आप बिजली मिल रही है, ना ही डीएपी खाद मिल रहा है। आप देख रहे होंगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पुलिस प्रशासन के जरिए उनको बांटा जा रहा है। आप सब देख रहे हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, किसानों का कितना बुरा हाल है। पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है। आपने कुछ दिनों पहले देखा था, हमने दिशा की भी मीटिंग में मुद्दा उठाया था। माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया था। हमारे सम्मानीय राज्य विधायक जी भी हैं, हमने दिशा की मीटिंग में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। साथ ही मेरे विधानसभा बसेड़ी के अंदर मूसलाधार बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी काफ़ी सारी, और आज देखा जाए तो आज भी पानी भरा हुआ है किसानों के खेतों में। पानी निकासी नहीं हो पाया है पूरा तरह से, और साथ ही उनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, पूरी गिरदावरी नहीं हो पाई है, ना उनको मुआवजा की कोई कार्रवाई की जा चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है मुआवजा के लिए।
साथ ही आप देख रहे हैं कि मकान भी धराशायी हुए हैं। वो लोग आज भी खुली छत में सो रहे हैं, तिरपाल वगैरह कच्चे झोंपड़ी बना के रह रहे हैं। क्या दुर्दशा है आज धौलपुर जिले में, बसीरी विधानसभा में। साथ ही सड़कों की हालत को आप देखो, सड़कें बिल्कुल खराब खस्ता हालत में हैं। कैसे चलेगा धौलपुर जिले? आज आम आदमी इतना त्रस्त हो चुका है और सरकार को पता ही नहीं है क्या मंशा है सरकार की, क्या करना चाहती है। लगता नहीं कि कोई सरकार चल रही है राजस्थान में। अच्छी सरकार है, समझ में नहीं आता। राधा दत्त ट्रांसफर 2 दिन में इसको लगाया, फिर उसको उठा के उसको लगा दिया। कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई सीट पे बैठ ही नहीं पा रहा है। बहुत हालत खराब है। किसान, विद्यार्थी, किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। आप ये भी देख सकते हैं आप कि क्या हालत है। आम आदमी बहुत त्रस्त हो चुका है। धौलपुर की हालत बहुत खराब है।